और ये गरीब किसान हमारे आगे जी हुजूरी करते रहते हैं और हमारे सारा काम करते रहते हैं। इसे कहते हैं दिमाग हो तो ठाकुर रणवीर सिंह के जैसा, वरना ना हो। हाँ मालिक, आप तो यहां के जमींदार हैं और किसानों को अपनी मुट्ठी में रखते हैं। इनको कैसे इस्तेमाल करना है ये आप भलीभांति जानते हो। मालिक, यहां क्या अगल बगल के और भी गांवों पर आप ही का कब्जा है? आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसीलिए तो मैं यहां का राजा हूं। मैं इन बेवकूफ किसानों को ऐसी ऐसी शर्त पर जमीन उधार दे रखी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल मैं अपनी मुट्ठी में कर लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने? जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा होता है। तभी उसके पास एक रामू नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हो। अरे हां भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूं। तो मालिक, आप मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं भी आपकी जमीन पर 1 साल के लिए ठेके पर काम करना चाहता हूं। मेरा नाम रामू है और मैं पास के ही गांव सूरजपुर में रहता हूं। अच्छा, ठीक है रामू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा। लेकिन मैं अपनी जमीन ठेके पर देने से पहले कुछ शर्त रखता हूं। ठीक है मालिक, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूं। बताइए, आपकी क्या शर्त है? शर्त यह है कि 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा होगा। जी ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद बिरजू अपने घर चला जाता है और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, अब जमींदार साहब से जमीन तो ले ली है, अब इसमें खेती करना शुरू कर देता हूं। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी। मुझे इस जमीन पर बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे लिए कुछ बच पाएगा। रामू उस खेत पर दिन रात मेहनत करके फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद गेहूं की फसल उगकर तैयार हो जाती है और रामू गेहूं की फसल की कटाई शुरू कर देता है। रामू के उगाए हुए फसलों की खबर जमींदार बलवंत सिंह के कानों तक पहुंचती है। क्या मालिक, आपको पता नहीं है क्या आज रामू अपनी फसल की कटाई कर रहा है? इस साल तो रामू ने बहुत अच्छी गेहूं की फसल उगाई है। रामू ने जो गेहूं की फसल उगाई है वह तो एकदम से लहलहा रही थी। रामू ने उसकी कटाई करना शुरू कर दिया है। क्या सच में यह तो बहुत अच्छी खबर है कि रामू आज फसल की कटाई कर रहा है? चलो चलकर देखते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो फिर भी मेरे पास कुछ तो बच ही जाएगा। अरे रामू, तुमने तो फसल तैयार कर दिया और इस बार की फसल तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। इतनी अच्छी गेहूं की फसल उगाने के लिए इस बार मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है। खमसो, मैंने दिन रात मन लगाकर इस खेत में बहुत मेहनत की है, तब जाकर इतनी अच्छी फसल हो पाई है। अरे ओ रामू, ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। उपजाऊ जमीन के कारण इतनी अच्छी फसल हुई है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो अच्छी होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, अगर उसमें मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस खेत में। मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार तो वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक जल्दी से मेरे फसल का आधा हिस्सा निकाल। चल जल्दी कर, मुझे बहुत सारे काम हैं, मुझे वापस भी जाना है। यह कहकर जमींदार रामू से सारी गेहूं की अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल रामू के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर रामू मायूस हो जाता है। हे ईश्वर, इतनी जीत और मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। रामू इसी तरह जैसे तैसे अपनी जिंदगी काट रहा। कुछ महीनों बाद रामू की बेटी गौरी, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस गांव आ जाती है। वापस गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है गौरी बेटा? इस गांव में गरीब किसान की यही किस्मत है। जमींदार रणवीर सिंह जैसे लोग हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और उसका फायदा जमींदार रणवीर सिंह जैसे लोग खा जाते हैं।
हमारे पास ना अपनी जमीन है और ना अधिकार। हम गरीब किसान बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं। किसानों की ऐसी खराब स्थिति को सुनकर गौरी बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं आ गई हूं और यह अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं आपके साथ खेतों में काम करूंगी और उस लालची जमींदार को उसी की शर्तों में बांध दूंगी। अगले ही दिन गौरी जमींदार रणवीर सिंह के यहां पहुंच जाती है। अरे गौरी, तुम यहां कहो, क्या बात है? मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। तुम तो एक लड़की हो, अब तुम खेती करोगी। अरे तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूं, मगर हूं तो एक किसान की बेटी ही ना। खेती करना मुझे अच्छी तरह से आता है। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूं। वैसे भी काम का क्या रह गया है? पढ़ लिख कर तो सभी ऐसे ही बेरोजगार घूम रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। अरे धन्यवाद बाद में दे देना, पहले मेरे नियम और शर्तें को सुन लो। आपकी क्या शर्त है मालिक, बताइए। यह तो बच्ची है, इस बार कुछ ऐसी शर्त बता देता हूं जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसके पिता रामू हर साल गेहूं ही लगता है, तो यह भी गेहूं ही लगाएगी। अच्छा गौरी सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम रखोगी। अगर तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले दिन से लाली अपने पिता के साथ खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। गौरी ने इस बार गेहूं की बजाय आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई। आलू की फसल इस बार बहुत अच्छी हुई थी। अब गौरी और उसके पिता दोनों खेत से आलू की फसल निकालने लग जाते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार रणवीर सिंह गौरी के पास आता है। अरे गौरी, शर्त तो याद है ना तुम्हें? हाँ हाँ मालिक, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला का हिस्सा मेरा होगा। देखिए मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। ये गेहूं की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। अरे ये क्या गौरी, इस बार तुमने आलू लगाया है। ये तो आप ही की शर्त थी मालिक, और आपने ही शर्त बताई थी, और अब आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। अरे लेकिन मैं इस घास फूस को लेकर क्या करूंगा, जबकि सारे आलू तो तुम ले रही हो। मालिक, मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी चालाकी दिखाते हुए गौरी ने बेईमान जमींदार को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गई और घास फूस जमींदार के हिस्से छोड़ आई। मालिक, पूरे गांव में आज तक किसी ने भी आपसे चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और यह रामू की बेटी गौरी इतनी आसानी से आपको बेवकूफ बना गई। अरे ये रामू की बेटी मुझे क्या बेवकूफ बनाएगी? आने दो, इसे अगली बार उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे उलझने की कोशिश नहीं करेगी। कुछ दिनों के बाद गौरी दोबारा जमींदार के घर जाती है। कैसे हैं मालिक? अरे गौरी, फिर से तुम कहो, क्या चाहिए तुम्हें? आपकी जमीन ठेके पर चाहिए थी। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, पर मेरी इस बार की शर्त भी सुन लो। गौरी, इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी। गौरी, इस बार फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, क्या तुम्हें मेरी यह शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है मालिक, जैसा आप कहें। अच्छा ठीक है मालिक, तो अब मैं चलती हूं, मुझे फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची जमींदार की बात मानकर गौरी अपने घर चली जाती है और वो फिर से फसल उगाने की तैयारी में लग जाती है, और इस बार वो गन्ने की फसल लगाती है। पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है, फसल काफी अच्छी हुई है, इस बार भी आमदनी अच्छी होगी। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटी, तुम बस ऐसे ही मेहनत करती रहो। कुछ महीनों बाद लालची जमींदार और उसका नौकर दोनों गौरी के पास आते हैं। मालिक, इस बार तो गौरी का दिमाग ही चकराने वाला है। इस बार तो आपने शर्त ही ऐसी रखी है, ऊपर का हिस्सा आपका और नीचे का भी हिस्सा आपका। तुमने बिल्कुल सही कहा कालू, इस बार मैंने अपने दिमाग का 100% उपयोग करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। मैं भी अब देखता हूं वो किसान की बेटी गौरी कैसे बचती है। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंच जाते हैं
और जैसे ही वो खेत के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इस बार लाली ने गन्ने की खेती की है। मालिक, ये गौरी तो आपकी भी अम्मा निकली। देखिए जरा इस बार उसने कौन सी फसल लगाई है। अरे यह क्या, इस गौरी ने तो इस बार गन्ने की फसल लगाई। अब बताओ, भला ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब इस बार भी मेरे हिस्से में घास फूसी आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया, मान गया इस किसान की बेटी के दिमाग को। अरे मालिक, आप आइए आइए, कैसे हैं आप दोनों? आपस में क्या खुसूर फसूर कर रहे हैं? अरे वाह, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया ना? नहीं मालिक, जरा मुझे भी तो बताएं कि मैंने आपको क्या बेवकूफ बनाया है। न मालिक, आप तो गांव वालों को बेवकूफ बनाते हो। देखिए मालिक, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल का ऊपर का और नीचे का हिस्सा आपका होगा और बीच का हिस्सा मेरा होगा। अरे ओ, किसान की बच्ची मालिक को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करो। बेईमानी और मक्कारी में यह सबके बाप हैं बाप। ये खेत भी हमारा है और इसमें लगी फसल भी हमारी है। अरे ओ कालू, बस कर, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। हमने गांव के भोले भाले किसानों को बहुत ठगा है और आज पहली बार किसी ने हमें ठगा है। इस लड़की ने हमारी आंखें खोल दी हैं। अब मैं समझ चुका हूं कि बेईमानी का फल हमेशा बेईमानी ही मिलता है। इसीलिए आज के बाद मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा और सभी किसानों को उनकी मेहनत का बराबर का हक दूंगा। जितनी भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं उनको सारे कागज वापस कर दूंगा और कभी भी उनकी गरीबी और लाचारी का फायदा नहीं उठाऊंगा। मालिक, आपने तो यह बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने परिवार के लिए, मगर ना ही कभी वह अच्छे कपड़े पहनता है और ना ही कभी वह अच्छा खाना खा पाता है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए वह दिन रात अपना पेट जलाकर खेतों में मेहनत करता है। ऐसे में इन गरीब किसानों के साथ बेईमानी करना और उन्हें तकलीफ देना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए इनका हक तो इन्हें मिलाना ही चाहिए। आप इनको इनकी जमीन वापस लौटा दीजिए मालिक, और अभी भी समय है। सच्चाई के रास्ते पर आ जाइए, नहीं तो आपको इससे भी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इस तरह गौरी अपनी मेहनत और होशियारी से लालची जमींदार को सच्चाई के रास्ते पर वापस ले आती है।